नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत रोज के समान आज भी आपके लिए जीके की श्रृंखला में राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला में सभ्यताओं के क्रम में आज नई सभ्यता लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमने आपको जैसा कि पता है कि हमने कालीबंगा का अध्ययन किया है, हमने बालाथल का अध्ययन किया है, हमने गणेश्वर का अध्ययन किया है, हमने इसका बेराट का अध्ययन किया है और उसी क्रम में आज हम बात करते हैं नगरी की। देखिए, नगरी आज की जो सभ्यता है हमारी, उसका नाम है नगरी। पहला क्वेश्चन आपके नगरी से अगर कोई आएगा, देखिए हमने पहले भी बात की, अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं तो पुराने वीडियो के लिए आपको एचपी एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा और साथ ही अगर आप इसको और आगे देखना चाहते हैं और एचपी के साथ साथ अगर किसी और चैनल पर देखना चाहते हैं तो उसमें आईजेएस एजुकेशन हब पर आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल भी इसका प्रारंभ किया है, उसका नाम भी आईजेएस एजुकेशन हब है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप आईजेएस एजुकेशन हब पर क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के लेसन को भी लेसन का भी ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो आप प्लीज सभी चैनल एचपी एजुकेशन आईजेएस एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और जो भी कमेंट्स आपके सुझाव हैं, आपके सुझाव हमेशा हमको हौसला देंगे। इस वजह आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए एक एनर्जिक जो कोटेशन होता है उसका काम करेंगे, इसलिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं हमेशा के लिए। हम अध्ययन की बात करते हैं, नगरी की बात करें। आज नई सभ्यता है हमारी नगरी। नगरी जो है ये चित्तौड़ जिले में स्थित है। देखिए पहला क्वेश्चन, नगरी सभ्यता जो है या नगरी प्राचीन सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब चित्तौड़गढ़ में कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ से ये 13 किलोमीटर दूर स्थित है। देखिए पहली बात, नगरी है कहां पे? तो चित्तौड़ जिले में। और चित्तौड़ से कितनी दूर? तो 13 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में इसे नगरी कहा जाता है, लेकिन इसका प्राचीन नाम था माध्यमिका। देखिए अगर आपसे पूछे कि नगरी का प्राचीन नाम क्या है तो माध्यमिका है। और माध्यमिका जो है ये प्राचीन शिवी जनपद की राजधानी है। कौन से जनपद की राजधानी है? प्राचीन शिवी जनपद की राजधानी है। अगर हम बात करें राजस्थान के मैप की, तो ये लगभग राजस्थान है और ये जो इलाका है, ये इलाका शिवी जनपद को इंगित करता है। ये जो इलाका है, ये इलाका करता है शिवी जनपद को इंगित। शिवी जनपद को बताता है कि इतना एरिया शिवी जनपद का था और इस शिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। ये क्वेश्चन आपके एक या दो आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी या माध्यमिका किसकी राजधानी थी। इस नगरी का जो उत्खनन कार्य है वो 3 चरणों में हुआ। सबसे पहले जो उत्खनन है वो 1872 में कार्लाइन महोदय ने किया। अब कार्लाइन को आप लोग जानते हैं, कार्लाइन का जिक्र हमने लगभग बेराट में भी किया था। बेराट में आपको 2 स्तंभ मिले थे, 2 अभिलेख मिले थे अशोक के, सम्राट अशोक के। और वापस रिन्यू कर लेते हैं, एक बार उसको वापस एक बार चेक कर लेते हैं कि एक स्तंभ तो मिला था कर्नल बर्ड, एक अभिलेख तो मिला था कर्नल बर्ड को और एक अभिलेख मिला था कार्लाइन को। और इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था जताई है। इस वजह से उस सेकंड नंबर का जो अभिलेख है, उस अभिलेख को कार्लाइन ने खोजा था। यहाँ पर इस नगरी में जो उत्खनन का कार्य है वो कार्लाइन ने ही किया है। इसलिए कार्लाइन से हमको याद होना चाहिए कि कार्लाइन राजस्थान के उत्खनन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये जो नगरी है, इसका दूसरा उत्खनन हुआ है 1919 से 1920 के मध्य। देखिए पहला उत्खनन तो 1872 में कार्लाइन ने किया है, दूसरा जो उत्खनन है वो 1919 से 1920 के मध्य डी आर भंडारकर ने किया।
D.R. भंडारकर ने किया। महत्वपूर्ण व्यक्ति है। राजस्थान के उत्खनन से संबंधित कई सभ्यताओं का जो उत्खनन कार्य है या खोजना है वो मिस्टर D.R. भंडारकर ने किया है। पहला उत्खनन करते हैं 1872 में कार्लाइन। दूसरा जो उत्खनन है वो 1919 से 1920 के मध्य D.R. भंडारकर करते हैं। और इसका विस्तृत और सूक्ष्म उत्खनन जो है वो 1962 में नगरी का विस्तृत तथा सूक्ष्म परीक्षण और सूक्ष्म जो उत्खनन का कार्य है वो N.R. बनर्जी के नेतृत्व में N.R. बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। देखिए नगरी कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़ जिले में स्थित है। चित्तौड़ जिले के 13 किलोमीटर दूर नगरी नामक स्थान स्थित है। और किसकी राजधानी है? तो नगरी का प्राचीन नाम क्या है? तो माध्यमिका। और किसकी राजधानी है? तो सीवी जनपद की राजधानी है। इसका पहला उत्खनन जो है वो 1872 में कार्लाइन ने किया और दूसरा उत्खनन भी 1919 से 1920 में D.R. भंडारकर ने किया और तीसरा उत्खनन जो है वो 1962 में N.R. बनर्जी के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया। अब ये जो नगरी है, नगरी से चौथी सदी ईसा पूर्व से लगाकर 7वीं सदी ईस्वी तक के साक्ष्य मिले हैं। देखिए नगरी जो है यहाँ पर चौथी सदी ईसा पूर्व से लगा के 7वीं सदी ईस्वी तक के साक्ष्य मिल रहे हैं। और यहाँ पर प्राचीन सीवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्राचीन सीवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए। देखिए एक तो चौथी सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी तक के साक्ष्य प्राप्त हुए और सीवी जनपद से संबंधित सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो मृदभांड है, यहाँ के मृदभांड लाल व स्लेटी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मृदभांड बोले तो मिट्टी के बर्तन, जो नगरी में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो किस कलर के हैं? तो यहाँ के मृदभांड जो हैं वो लाल और स्लेटी रंग के हैं। और यहाँ पर 4 गोलाकार, जिसको हम बोलेंगे, हाँ यहाँ पर 4 गोलाकार या चक्राकार, 4 गोलाकार या चक्राकार कुएं भी प्राप्त हुए हैं। देखिए चौथी सदी ईसा पूर्व से लगा के 7वीं सदी ईस्वी तक के यहाँ पे अभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सीवी जनपद के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर 4 गोलाकार या चक्राकार कुएं भी प्राप्त हुए हैं। और यहीं पर एक दुर्ग के समान संरचना भी प्राप्त हुई है, जो कि संभवतः गुप्तकालीन है। देखिए बात करते हैं हम नगरी की। नगरी जो है उसका उत्खनन जो हो रहा है, वो नगरी जो है वो
चित्तौड़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका प्राचीन नाम माध्यमिका था और ये सीवी जनपद की राजधानी थी। 1872 में इसका जो उत्खनन कार्य है वो कार्लाइल महोदय ने किया। 1919 से 1920 के मध्य इसका जो उत्खनन कार्य है वो डीआर भंडारकर ने किया और 1962 में इसका विस्तृत और सूक्ष्म जो उत्खनन का कार्य है, सर्वेक्षण का कार्य है, वो एनआर बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया है। सीवी जनपद का जो हमने लोकेशन है वो राजस्थान के मैप में यहाँ पे बताइए कि सीवी जनपद कहाँ है, तो इस जगह पे है जिसकी राजधानी माध्यमिका है। और इस यहाँ सीवी जनपद में 4वीं सदी ईसा पूर्व से लगा के लगभग 7वीं सदी ईस्वी तक यहाँ के पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ की सभ्यताएं प्राप्त होती है और प्राचीन सीवी जनपद के सिक्के भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ के मृदभांड जो है वो लाल और स्लेटी रंग के हैं और उसी के साथ साथ पतंजलि जो है और यहाँ पर लाल गोलाकार चक्राकार कुएं भी प्राप्त हो रहे हैं। इस सीवी का उल्लेख या नगरी का उल्लेख पतंजलि अपनी पुस्तक महाभाष्य में करते हैं। सीवी जनपद का उल्लेख पतंजलि है योग के प्रमुख, पतंजलि अपने योग के प्रमुख है पतंजलि, योग के प्रमुख पतंजलि है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है महाभाष्य। इस महाभाष्य में पतंजलि लिखते हैं कि ये जो नगरी है, नगरी जो सीवी जनपद की राजधानी है, इस नगरी पर यूनानी आक्रमण हुआ था, इस नगरी पर यूनानी आक्रमण हुआ था। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नगरी पर यूनानी आक्रमण का साक्ष्य कहां मौजूद है, तो ये मौजूद है पतंजलि की महाभाष्य में। और पतंजलि किसके गुरु हैं? तो योग शास्त्र के प्रमुख गुरु है पतंजलि। ठीक है, फिर बात करते हैं वापस, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं वापस। ओके, बात कर रहे हैं हम नगरी की। नगरी जो प्राचीन सभ्यता है और ये जो नगरी है वो चित्तौड़ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। इसका प्राचीन नाम माध्यमिका है जो कि सीवी जनपद की राजधानी है। इसका प्रथम उत्खनन जो हुआ है वो 1872 में हुआ है और वो हुआ है कार्लाइल महोदय के निर्देशन में। इसका दूसरा उत्खनन जो है वो 1919 से 1920 के मध्य डीआर भंडारकर के निर्देशन में हुआ है और इसका तीसरा उत्खनन 1922 में इसका विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन किया गया एनआर बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। यहाँ पर एक दुर्ग के समान संरचना पाई जाती है जिसे इतिहासकार कहते हैं कि यह जो दुर्ग है वो गुप्तकालीन है। यहाँ नगरी में 4वीं सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर प्राचीन सीवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ के जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, वो लाल और स्लेटी रंग के। यहाँ पर 4 गोलाकार या चक्राकार चबूतरा कुएं भी प्राप्त हुए हैं और नगरी पर यूनानी आक्रमण का साक्ष्य, नगरी पर यूनानी आक्रमण का साक्ष्य योग के प्रमुख गुरु पतंजलि जो है वो अपनी पुस्तक महाभाष्य में लिखते हैं। अब महाभाष्य में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है, पर महाभाष्य जो है वो 16 महाजनपद का उल्लेख नहीं करके 15 महाजनपद का उल्लेख करती है। महाजनपद का ये क्वेश्चन एक बार आरएएस में पूछा गया था कि अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख करती है, किंतु पतंजलि की महाभाष्य कितने महाजनपद का उल्लेख करती है? तो 15 महाजनपद का उल्लेख करती है, क्योंकि जो दक्षिण में एक महाजनपद है उसका उल्लेख महाभाष्य नहीं करता है। ये क्वेश्चन आरएएस प्री में एक बार आया हुआ है, सन 2015 आई थिंक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्लियर हुई आपकी नगरी सभ्यता। इसके बाद हम उल्लेख करते हैं दूसरी नई सभ्यता का। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं हम सुनारी।
सोना। जैसा कि हमें पता है पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, तो सोनारी कहां पर स्थित है। तो आप देखिए सोनारी स्थित है खेतड़ी, झुंझुनू। पहला क्वेश्चन सोनारी कहां स्थित है, तो सोनारी है खेतड़ी झुंझुनू। अगर आप मैप के आधार पर इसका लोकेशन देखें तो ये होता है इस जगह पर, यहां पर सोनारी मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सोनारी जो सभ्यता है वो कौन से युग की सभ्यता है। तो सोनारी जो है वो लौह युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता। पहला क्वेश्चन सोनारी सभ्यता है कहां पर, तो सोनारी सभ्यता है खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर, झुंझुनू। वैसे हमको सबको पता है खेतड़ी किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खानों के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है और प्राचीन समय से यहाँ पे, इसीलिए यहाँ जो खेतड़ी के पास एक सभ्यता है गणेश्वर, उसको हम ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, हमने बात की थी। तो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है सोनारी, और लौह युगीन सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई है। ये जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे, तो कातली नदी के तट पर विकसित हुई। कातली नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हो रही है, सोनारी खेतड़ी झुंझुनू लौह युगीन सभ्यता, और यह कातली नदी के तट पर विकसित हो रही है। इस सभ्यता में लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई। ये जो लोहा गलाने की भट्टियां हैं ये राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण भारत की प्राचीन लोहा गलाने की भट्टियां है। लोहा गलाने की भट्टियां। देखिए सोनारी की प्रमुख विशेषता यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हो रही है, और लोहा गलाने की भट्टियां ये राजस्थान नहीं, अभी तो विश्व संपूर्ण भारत की सबसे प्राचीन भट्टियां हैं। दूसरी विशेषता इन भट्टियों की ये है कि इन भट्टियों में धोकनी लगाई जाती थी। धोकनी लगाई जाती थी। धोकनी अगर आपने देखा हो तो जो अभी तो इलेक्ट्रिक का कार्य हो गया है, लेकिन उससे पहले पंखे वाला कार्य होता था, और पंखा लगने से पहले दो पैरों से धोकनी चलाने का कार्य एक व्यक्ति करता था और दूसरा व्यक्ति लोहे को पीटता था। तो इस प्रकार की धोकनी लगाने का जो सिस्टम है वो सोनारी में प्राप्त हुआ है। धोकनी से होता क्या था, तो धोकनी से भट्टी का तापमान निर्धारित कर दिया जाता था। धोकनी से इस लोहा गलाने की भट्टी का तापमान नियंत्रित किया जाता था। नियंत्रित किया जाता था। देखिए लोहा गलाने की भट्टियां प्राचीन राजस्थानी नहीं वरन भारत की खेतड़ी के सोनारी से प्राप्त हो रही है, और काकली नदी के तट पर। और इन भट्टियों में धोकनी लगाने का सिस्टम था, धोकनी लगाई जा सकती थी। उससे यह होता था कि इस भट्टी का जो तापमान होता था उसे कंट्रोल कर लिया जाता था। इस सभ्यता में यहां सोनारी से लोहे के तीर, भाले का अग्रभाग, देखिए लोहे के तीर, भाले का अग्रभाग जो लोहे का ही बना होता था, तथा लोहे का कटोरा प्राप्त हुआ है।
प्राप्त हुआ। देखिए, एक तो तीर प्राप्त हो रहे हैं, एक अग्रभाग प्राप्त हो रहा है भाले का, एक लोहे का कटोरा प्राप्त हो रहा है। दूसरा, यहाँ का जो मानव था वो कृषि कार्य तो करता था, कृषि कार्य करता था, किंतु यहाँ के जो लोहे के तीर हैं, उन तीरों को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ का मानव आखेट में भी, यहां का मानव आखेट में भी सिद्ध हस्त था या निपुण था, क्योंकि जो तीर के जो अग्रभाग है, जिसको हम बाणाग्र कहते हैं, जो बाणाग्र है वो बाणाग्र भी बड़े मजबूत तरह के मिले हैं, लंबे, उनका आकार बड़ा मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ का जो मानव है वो कृषि तो कार्य करता था, लेकिन साथ ही साथ जो शिकार था वो भी बड़े निपुण तरीके से करता था। यहाँ के जो मृदभांड जिसे हम कहते हैं मिट्टी के बर्तन, यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो काले रंग के मृदभांड है, काले व परिष्कृत मृदभांड है, परिष्कृत क्यों है? क्योंकि अच्छी क्वालिटी के। जब हमने ये बात की है कि अच्छी क्वालिटी के होंगे, इसका मतलब ये कहां पर बने हुए हैं? तो चाक पर बने हुए हैं। ये हाथों से नहीं बनाए गए हैं, ये किससे बनाए गए हैं? चाक से बनाए गए हैं। कुम्हार का जो चाक होता है उससे बनाए गए हैं, जिससे क्या है, ये मजबूत बने हैं, ये चिकने बने हैं, ये स्मूथ बने हैं। और इन जो बर्तन है इनको पकाया जाता था, और पकाने के बाद ये क्या हो जाते थे? काले हो जाते थे। यहाँ पे रथों की आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, यहाँ पे प्राप्त हो रही है रथों की आकृति या रथ नुमा खिलौने, और इस रथ नुमा खिलौने को घोड़े चलाते थे, अथवा यहां पे जो रथ होते थे उनको घोड़े खींचते थे। अब देखिए, अगर घोड़े खींचते थे तो हम ये कह सकते हैं कि घोड़े किसका प्रिय जानवर है? आर्यों का प्रिय जानवर है। इसीलिए ये सभ्यता आर्यों से कहीं न कहीं आर्यों का ही विकास हुआ, वो सुनारी में आकर बसे हैं। यहां पर धान को देखिए, यहां पर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापस एक बार देखते हैं। सुनारी खेजड़ी झुंझुनू में स्थित है, लौह युगीन सभ्यता के अवशेष है। वैसे खेजड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सुनारी है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। हमने सुनारी की लोकेशन देखी है राजस्थान का मैप बना के, और राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण भारत की ये सबसे प्राचीन लोहा गलाने की भट्टियां हैं, जिसमें धोकनी लगाए जाने का सिस्टम होता था। धोकनी से हवा दी जाती थी। वो धोकनी जो है वो भट्टी का तापमान नियंत्रित कर सकती थी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और यहाँ पर तीर प्राप्त हुए हैं लोहे के, और भाले के अग्रभाग भी लोहे के प्राप्त हुए हैं। लोहे का एक कटोरा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ का मानव कृषि कार्य तो करता था, किंतु लोहे के इतने बड़े तीर प्राप्त होने से ऐसा लगता है या ऐसा पता चलता है कि यहाँ का मानव आखेट में भी सिद्ध हस्त था। यहाँ पर मृदभांड जो मिले हैं वो काले रंग के परिष्कृत मृदभांड है, जो कि चाक पर बनाए जाते थे। परिष्कृत का अर्थ चीकने थे, स्मूथ थे, थोड़े उत्कृष्ट क्वालिटी के थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो मृदभांड है वो चाक पर अच्छी प्रकार से बनाए जाते थे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो सुनारी नामक सभ्यता है ये वैदिक आर्यों ने बसाई थी। वैदिक आर्यों ने बसाई थी। क्यों? क्योंकि आर्यों का जो प्रमुख पशु है, महत्वपूर्ण पशु है, राजनीतिक पशु है, वो घोड़ा है।
और आर्य कालांतर में घोड़े से खींचने वाले रथ का उपयोग भी करने लगे थे और उसी रथ का उपयोग सुनारी में किया गया है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर अतिरिक्त रूप से धान उगाया जाता था, मतलब धान उगाया जाता था और धान की फसल इतनी ज्यादा होती थी कि वो एक्स्ट्रा अनाज के रूप में होता था। इसीलिए धान या चावल को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनाए जाते थे, बड़े बड़े अनाज भरने के कोठार बनाए जाते थे और उन कोठारों में धान की फसल या चावल की फसल सुरक्षित रखी जाती थी। दूसरी, यहां पर मातृ देवी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई। देखिए ये चीजें मातृ देवी की मूर्तियां, देखिए ये दो अपवाद है यहाँ पर। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वैदिक आर्यों ने ये बस्ती बसाई है और घोड़ा इनका प्रिय जानवर है, घोड़े से खींचने वाले यहाँ पर रथ प्राप्त हुए। उसके अलावा यहाँ के मकान जो है, मकान साधारण है। अब घोड़े से खींचने वाले रथ देखो, साधारण मकान देखो, ये जो स्थितियां है, ये स्थितियां तो इंगित करती है कि यह सभ्यता वैदिक आर्यों ने बसाई थी। किंतु जब हम बात करते हैं मातृ देवी की मूर्तियों की, तो मातृ देवी की मूर्तियां जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है तो यहाँ पर दोनों सभ्यताओं की विशेषता शामिल है। क्वेश्चन हालांकि बने तो भी देख लेना कि अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें वैदिक आर्यों की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों का मिश्रण पाया जाता है, तो ये सोनारी सभ्यता इसका उत्तर हो सकता है। इस प्रकार से ये सभ्यता जो हमने बात की है, इससे सभ्यता में सुनारी है, सुनारी में वैदिक आर्यों की भी विशेषता है और सुनारी में सिंधु घाटी सभ्यता की भी विशेषता है। एक बार पुनः देखिए इसको आप। इस सुनारी सभ्यता को वैदिक आर्यों ने बसाया और यहाँ पर घोड़े से खींचे जाने वाले रथ भी प्राप्त हुए हैं, रथनुमा खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर धान उगाया जाता था और धान जो होता था वो अतिरिक्त होता था, एक्स्ट्रा होता था। जब अतिरिक्त होगा तो उसको सुरक्षित रखना होता था और सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े कोठार या कोठे बनाए जाते थे। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली है। मातृ देवी की मूर्तियां विशेषता किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है मातृ देवी की मूर्तियां। और यहाँ पर साधारण मकान मिले हैं और घोड़े से चलने वाले रथ मिले हैं। ये दोनों जो विशेषता है, ये विशेषता प्लस चावल की विशेषता, ये तीन विशेषता जो है ये ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता है या वैदिक कालीन विशेषता है। वैदिक कालीन विशेषता। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता भी पाई जा रही है, वैदिक कालीन आर्यों की विशेषता भी पाई जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जहां पर ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता भी पाई जाती है, तो वो सभ्यता कौन सी है? सुनारी सभ्यता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद वाली सभ्यता का अध्ययन हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।